नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। तो अपने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर भारत विकास परिषद हांसी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्तदान सबसे ज्यादा प्रेरणादायक है। रक्त का कोई विकल्प नहीं होता, इसीलिए युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करना चाहिए। इससे लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद 39 शाखाओं में 26 जनवरी तक लगातार रक्तदान शिविर आयोजित करेगी, जो एक सराहनीय कार्य है। आज का दिन भारत विकास परिषद ने वास्तव में एक प्रेरणा का दिन है। ऐसे दिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन जो शुभारंभ किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। प्रेरणादायक दिन इसलिए है कि हम जानते हैं कि 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का ये जन्मदिन होता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म एक प्रकार से ऐसे समय में हुआ जब देश में हमारे युवा को कोई दिशा नहीं थी। हमारे देश की जनता को एक ठीक दिशा देने के लिए एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि से, एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जो उन्होंने अपने कार्यकाल में, थोड़े कार्यकाल में, मात्र 39 वर्ष की आयु तक वो हमारे बीच में रहे, उन्होंने देश की जनता को एक नया संदेश दिया, एक दिशा दी। और वो युवक एक प्रकार से, यानी उसको दिशा की अनभिज्ञता थी। देश के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, ये उनका मूल प्रेरणा थी उनकी। और उसी प्रेरणा को लेकर के जो ये भारत विकास परिषद की स्थापना हुई 12 जनवरी को ही, तो मैं इस बात की बधाई देता हूं भारत विकास परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने दिन को जो चुना है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन चुना है। तो हमारा ये जो आज रक्तदान शिविर शुरू हुआ है, 5 स्थानों पर आज हो रहा है और 26 जनवरी तक ये पखवाड़ा पूरा चलेगा। सभी हमारी इकाइयाँ पश्चिमी हरियाणा की और इसमें भाग लेंगी। ये भी बहुत एक सुखद संदेश है। अब ये रक्तदान का जो कार्यक्रम है ये वास्तव में ही बड़ा प्रेरणादायक है, क्योंकि जब हम रक्त देते हैं तो वो किसी के जीवन को बचाने में काम आता है। और केवल जीवन में बचाने में काम आता ऐसा नहीं है, बल्कि एक प्रकार का हमारा उसके साथ रिश्ता जुड़ता है, वो हमारा अपना हो जाता है। क्योंकि जब रक्त किसी को दिया जाता है, जब उसका कोई जोखिम होता है जीवन को, तो पहले उसको, यानी एक प्रकार से उसका जो रक्त का मिलाया जाता है, उसका ग्रुप मिलाया जाता है। और जब ग्रुप मिल जाए तो ये मान के चलो कि वो जैसे एक परिवार के सदस्यों के आपस में ग्रुप मिलते हैं, तो उस प्रकार का ग्रुप खून का उसके साथ मिलता है। तो मेरा उसका खून का रिश्ता हो गया, ऐसा एक भाव जागृत होता है। जिसको रक्त दिया जाता है उसके मन में भी, और जो रक्त देता है उसके मन में भी। तो ये एक बहुत ही एक ऐसा एक विषय है जिसको प्रकृति ने भी मान्यता दी है। क्योंकि विज्ञान ऐसा कहता है कि जो रक्त है, मनुष्य का रक्त मनुष्य को ही दिया जा सकता है और किसी प्राणी का रक्त किसी और के काम नहीं आ सकता है। तो ये रक्त जो है ये हमारे शरीर में बनता है, ये कहीं भी कृत्रिम तौर पर नहीं बनाया जा सकता, ये शरीर के अंदर बनता है। हाँ, इसको शरीर से लेकर के दूसरे शरीर तक पहुंचाने का काम जो होता है वो विज्ञान ने जरूर उसको सार्थक करके दिखाया है कि एक व्यक्ति रक्तदान करता है, दूसरे व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर उस रक्त को उसको दिया जाता है, उसको चढ़ाया जाता है। तो ये एक प्रकार का हमारा रिश्ता ये बनता है। तो रगों में जो खून होता है, जिस व्यक्ति का जैसा खून है उसी प्रकार का उसका भाव बनता है और वैसा ही व्यक्ति आगे बढ़ता है।
वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 18 से 35 वर्ष के युवाओं को शिक्षा, संस्कार, स्किलिंग और खेलों से जोड़ने के लिए लगातार अभियान चला रखा है। हरियाणा खेलों का हब बनने जा रहा है। आज खेलों में देश के कुल मेडल में 35 से 50% तक हरियाणा के खिलाड़ियों के आते हैं। सरकार युवाओं को नए नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी अवसर प्रदान कर रही है ताकि उद्योगों को बढ़ावा मिल सके और नए रोजगार पैदा हो सके। युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है। युवाओं की शक्ति, उसको किस प्रकार से हम यानी व्यस्त रखें और कैसे उनको काम में लगाए रखें, क्योंकि युवा की शक्ति, ये ऊर्जा, ये ऐसा विषय है, अगर ठीक दिशा में लग गया तो ये रचनात्मक काम करेगा, और अगर इसको ठीक दिशा नहीं मिली तो यही युवा, इसकी ऊर्जा विध्वंस के काम में भी लग सकती है। तो युवा शक्ति जो होती है, खास करके 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की जो आयु होती है, इस आयु में युवा को, उसको यानी शिक्षा चाहिए, उसको संस्कार चाहिए, उसको स्किलिंग चाहिए, और युवा के मन में एक उत्साह, उमंग होती है, शरीर में ताकत होती है, उस ताकत का, शक्ति का, उसके स्वस्थ शरीर का उपयोग खेलों के कारण से भी बहुत आगे बढ़ता है। हमने हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत काम किए हैं। युवाओं को योग का एक अभ्यास करने का भी एक रास्ता ये हमने दिखाया है कि योग करके भी शरीर को बलशाली और एक, जिसको कहना चाहिए, संतुलित, अपना सारा विचार उसका बने, ऐसे योग का उसको लाभ मिलता है। खेलों में हम जानते हैं हरियाणा के अंदर खेलों को बहुत अधिक महत्व, चाहे वो हमारा समाज देता है और चाहे सरकार देती है, सब लोग खेलों को बहुत महत्व देते हैं। हरियाणा खेलों का एक प्रकार से हब बन गया है। आज चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, खेलों में हरियाणा के युवक को, यानी न केवल लड़के बल्कि लड़कियां भी, उनका भी सहभागिता इतनी ज़्यादा है कि जितने मेडल आते हैं उसमें से 35%, 40%, अब कई बार तो 50% भी मेडल, यानी देश की जो संख्या होती है, टैली होती है, उसमें केवल हरियाणा के मेडल उसमें आते हैं। तो हरियाणा उसमें बहुत आगे बढ़ रहा है। और हरियाणा में खेल के नाते से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, जो आवश्यकता है, उसको भी बढ़ाने का पूरा संकल्प लिया है। हमारा जो खेल विभाग का बजट था वो पिछले सालों से कई गुना आगे हमने बढ़ाया है। आज हमारे युवा खेल मंत्री, जो स्वयं खेल के एक प्रकार से पुरोधा हैं, वो स्वयं हॉकी के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अच्छी योजनाएं आगे लेकर के आ रहे हैं। तो दो बातें उन्होंने कहा कि आज घोषणा की जा सकती है युवा दिवस के अंदर कि जो हमारे नेशनल यूथ अवार्डी हैं, जो यूथ अच्छे काम करके उनको अवार्ड्स मिलते हैं, हर स्तर पर उनको अवार्ड मिलते हैं, जो नेशनल लेवल पर पहुंच जाते हैं, ऐसे अवार्डीज, इनको हम, अगर वो मानो उनको व्यवसाय उनका कोई नहीं है, काम उनके पास नहीं है, तो ऐसे 52 अवार्डी हैं, इन सबको हम हरियाणा में कोई ना कोई व्यवसाय के नाते, रोजगार के नाते, किसी भी विभाग में, हमारी इच्छा रहे कि उनको खेल विभाग में हम जोड़ेंगे। हर जिले में उनको जहां जरूरत होगी 52 के 52 नेशनल अवार्डीज, उनको हम यानी एक प्रकार से खेलों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग करेंगे। पहला तो ये एक घोषणा आज मुझे करनी थी। दूसरा, युवकों को, इनको व्यस्त करने के लिए गांव-गांव में क्लब बनाने की योजना हमारी है। तो पहले चरण में हमने योजना बनाई है कि जो हमारी 10,000 से ऊपर की आबादी के लगभग 125 गाँव हैं, इन 125 गाँव में हम बहुत जल्दी क्लब बनाएंगे और क्लब का नाम होगा कमल क्लब। तो ऐसे कमल क्लब की स्थापना करके ये 120 या 125 जो गांव होंगे, पहले चरण में ये होंगे, अगले चरण में 10,000 की बजाय उसको 8,000 लाएंगे, 6,000, 5,000 लाते हुए आगे गांव के अंदर कमल क्लबों की स्थापना करके, और उन युवाओं की जो रुचि है, जो भी उनके अंदर क्षमता है, योग्यता है, शारीरिक बल है, बुद्धि है, उसके हिसाब से समाज सेवा के वो लोग काम करें। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक स्टिंग ऑपरेशन से यह साफ हो चुका है, सीआईडी रिपोर्ट थी कि मौसम खराब हो सकता है, प्रधानमंत्री के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना तो दूर, किसान नेताओं को साफ निर्देश दिए कि कैसे प्रधानमंत्री का रास्ता रोका जाना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरे में डाला गया, जिसकी घोर निंदा करता हूं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस इंदु मल्होत्रा वाली कमेटी की रिपोर्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी। प्रधानमंत्री तो वहां हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट जनता को समर्पित करने जा रहे थे।
विचित्र प्रकार की बात अब सामने आई है कि एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत प्रतिष्ठित चैनल ने जो वीडियो जारी की है और जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर एसएचओ स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारे पास एकदम निर्देश आ गए थे और वो निर्देश ऐसे थे कि जो भीड़ है उसको जाने नहीं देना, रास्ते सारे जो है बंद करने हैं। और इस प्रकार की जानकारियां वो पुलिस के माध्यम से मिल रही हैं। और साथ में जो वहां की सीआईडी है, उस सीआईडी का भी खुलासा हो रहा है कि सीआईडी ने स्पष्ट बताया है ये चीजें हो सकती हैं, मौसम खराब है, अल्टरनेटिव रूट की तैयारी भी हमको करनी पड़ सकती है और किसी प्रकार की कोई अड़चन आती है तो उसकी सारी चुस्ता यानी एक प्रकार की उसकी पुख्ता जो है इंतजाम करने हैं। लेकिन इंतजाम करने तो दूर, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं किसानों के नेताओं को कि उनका रास्ता कैसे रोकना है, क्या करना है, ये सारा उस स्टिंग ऑपरेशन में आया है। ये बहुत ही एक घिनौनी हरकत पंजाब सरकार की ओर से की गई है और जिसमें प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व की जान को खतरे में किस प्रकार से डाला गया है, इसकी घोर निंदा पहले भी मैंने की है, आज मैं फिर निंदा कर रहा हूं। और मैं तो यहां तक राष्ट्रपति महोदय को निवेदन भी कर चुका हूं कि सरकार को भंग किया जाए ताकि जो चुनाव हैं निष्पक्ष तौर पर हो सकें, आगे भी जो चीजें इस प्रकार की होने की संभावना है उसको कैसे रोका जा सके। और साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी जब इसके बारे में कहा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, जस्टिस इंदु मल्होत्रा की देखरेख में ये कमेटी बनी है 5 लोगों की, और ये कमेटी बहुत जल्दी रिपोर्ट देगी। निश्चित रूप से जो सच्चाई है वो सामने आएगी और सच्चाई आने के बाद पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं चन्नी जी और कांग्रेस सरकार, उनका जो पटाक्षेप होगा और इसका एक घिनौना हरकत जो हुई है इसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आएगी सच सामने निश्चित रूप से आएगा। देखिए, प्रधानमंत्री चाहे वो राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जाएं, किसी प्रदेश के कार्यक्रम में जाएं, वो तो बहुत बड़े जो प्रायोजन थे उनके शिलान्यास और उद्घाटन के लिए वहां जा रहे थे। हजारों करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं जनता को समर्पित करने जा रहे थे। और उसमें अगर जनता बुलाई भी जाती है तो जनता आखिर जो जनप्रिय नेता है उनको जनता सुनने के लिए जाती है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। वहां पर भीड़ जो है बहुत भारी भीड़ जुटने वाली थी, लेकिन इससे घबरा करके, क्योंकि शासन जो है सरकार का होता है वो उसका दुरुपयोग करने का जो ठान लेते हैं तो दुरुपयोग उन्होंने किया। प्रधानमंत्री जाएंगे, वो राजनीतिक कार्यक्रमों में भी जा सकते हैं, वो शासकीय कार्यक्रमों में भी जा सकते हैं, प्रधानमंत्री की रोक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कहीं भी किसी भी पर्पज से जाए उनकी रक्षा सुरक्षा करना ये प्रदेश सरकार का काम होता है। पंजाब सरकार इसमें विफल रही है, निश्चित विफल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एकदम उसी बात की तो ये स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से आया है। पुलिस के लोग उसको एक एसएचओ सारी बातचीत अपनी बता रहे हैं, लिखित ऑर्डर वो जो है पढ़ के सुना रहे हैं कि किस प्रकार से उनको इंस्ट्रक्शंस आई थी और कैसे उन्होंने सारी चीज को यानी एक प्रकार से उसका अंजाम देना था। वो सारी बातें स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से आई हैं। अगर ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है तो इसमें कोई ना कोई सत्यता है, सच्चाई है, तभी इस स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से उसकी जो निंदा है मुख्यमंत्री पंजाब के बारे में हम लोग कर रहे हैं, इसी के कारण से कर रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ में सीएम आवास पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से गेस्ट टीचर्स के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर बातचीत की, जहां कई मुद्दों पर सहमति बन गई, जिसकी जानकारी प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी। देखिए, कुछ बातें तो हमने पहले ही उनकी मान ली थी। पहले जिस प्रकार से उनका बीमे की बात थी तो वो बीमा हमने पहले ही उनका स्वीकार कर लिया था और हमने जो 5 लाख का बीमा आयुष्मान के द्वारा है वो उनका हम करेंगे। उनके परिवार का बीमा, और कोई इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो उनका, क्योंकि जो मेडिकल कैशलेस था वो हम केवल जो परमानेंट कर्मचारी उनको देते हैं। सर्विस रूल की बात उनकी थी, वो भी पहले स्वीकार हमने कर ली थी और अभी हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उनसे कह दिया कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम उसको लागू कर देंगे। दूसरा, उनका डेथ की स्थिति में उनका था कि कुछ भी हमें नहीं मिलता, तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 लाख रुपए की घोषणा उनके लिए कर दी है कि अगर कोई इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी तो 3 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। ग्रेजुएटी फंड उनको पहले नहीं मिलता था, मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से उसकी घोषणा कर दी कि हम ग्रेजुएट फंड उनको रिटायरमेंट पे उनको देंगे। और इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भी साल में 10,000 रुपए किसी माध्यम से हम उनको लाभ देंगे और 1 साल में 10,000 रुपए देने का सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो ये सारी बातें और जो सर्विस रूल थे वो मैंने बता ही दिया आपको कि वो 1 सप्ताह में लागू कर देंगे।
वहीं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा ने नर्सिंग नीति 2022 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत नर्सिंग स्कूल चलाने के लिए 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए या 10 किलोमीटर के दायरे में अस्पताल होना जरूरी होगा और उस अस्पताल में नर्सिंग करने वाली छात्राओं को अस्पताल में जाकर बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। वहीं अनिल विज ने कहा कि दो कमरों में नर्सिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो सही नहीं है। हरियाणा के लिए एक नई नर्सिंग पॉलिसी बनाई गई है जिसके तहत नर्सिंग स्कूल चलाने के लिए नर्सिंग स्कूल का 100 बेड का अपना अस्पताल होना अनिवार्य है या नर्सिंग कॉलेज के 10 किलोमीटर के दायरे में वो किसी NABH 100 बेड के अस्पताल से एफिलेट होना चाहिए और जो नर्सिंग कर रही होंगी उनको उस अस्पताल में जाके बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी पड़ेगी ताकि फर्जी हाजिरा ना लगे। ये कदम सरकार ने हरियाणा में क्वालिटी नर्सिस तैयार हों उसके लिए उठाया है। अक्सर देखने में आया है कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के छोटे छोटे कमरों में नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं और उनका जो एक्सपीरियंस होता है, जो उनकी ट्रेनिंग होती है, वो इतनी माकूल नहीं होती है कि वो अपना काम कर सकें। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर स्ट्रिंग ऑपरेशन को लेकर कहा कि इस स्ट्रिंग ऑपरेशन ने जो चर्चाएं आ रही थी उनका जवाब दे दिया है। लोगों में अब कोई संशय नहीं रह गया। पंजाब सरकार का षड्यंत्र था, उसके तहत ही पीएम को रोका गया था। नहीं, मैं चैनल को बधाई देना चाहूंगा कि उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अभी तक जितनी चर्चाएं आ रही थी उन सब का जवाब दे दिया और लोगों के मन में तो अब कोई संशय रहा नहीं कि ये जो मोदी जी के वहां पर रोका गया ये पंजाब सरकार का एक षड्यंत्र था, उसके तहत वहां पर मोदी जी को रोका गया। वैसे इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक कमेटी बनाई है और कमेटी जांच करेगी और मुझे पूरा यकीन है कि उसमें भी तथ्य खुलकर सामने आएंगे। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड के प्रोटोकॉल को लोग खुद से लागू करें। सरकार ने सख्ती लागू की है जिसे जरूरत पड़ने पर भी बढ़ाया जाएगा। देखिए, इससे बचने का तो सबसे बड़ा तरीका है कि कोविड प्रोटोकॉल को लोग स्वयं की प्रेरणा से लागू करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ ना करें और समय समय पर हाथ धोएं। सबसे बेहतरीन तो ये है सरकार की तरफ से भी समय समय पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, आवश्यकता और होगी पाबंदियां और बढ़ा दी जाएंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भर्तियों की रद्द करने के कारण बताए। साथ ही उन्होंने बताया कि आयोग ने कई फर्जी अभ्यर्थी पकड़े हैं, इसीलिए सीईटी यानी कॉमन एलिजिबल टेस्ट और सोशल इकोनॉमी का क्राइटेरिया बदला गया है और 9,343 पदों पर भर्तियों को रद्द किया गया है। साथ ही उन्होंने हरियाणा में जल्द 50,000 पदों पर भर्ती करने की बात कही। वहीं उन्होंने पुरानी भर्ती में शामिल युवाओं को मिलने वाली रिलेशन के बारे में भी जानकारी दी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाल ही में कई भर्तियों को रद्द किया है और इसके साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में पुलिस की भर्ती में एक फर्जीवाड़ा भी सामने आया है। इसके अलावा हरियाणा का युवा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से तमाम जानकारी चाहता है और इसी के चलते मैं इस वक्त हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन
भोपाल सिंह खदरी के साथ हूं और तमाम जो युवाओं के सवाल हैं या हरियाणा में जो भर्ती प्रोसेस है उसमें क्या अपडेट है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका जनता टीवी पर स्वागत है। आप यही जानना चाहेंगे कि हाल ही में कौन कौन सी भर्ती रद्द की गई है चेयरमैन साहब? अभी जो भर्तियां रद्द की गई हैं उनका एक नंबर कारण तो दो कारण है। एक तो है सीईटी। अब सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी आगे से भर्ती होगी वो सीईटी से होगी, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से। जो लोग सीईटी क्वालिफाई करेंगे वही अगली परीक्षाएं दे चुकेंगे। दूसरा कारण ये था, सोशो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया सरकार ने चेंज किया है। जो सोशो इकोनॉमिक के नंबर थे वो 10 थे और सरकार को और कैंडिडेट्स को भी ये लगा कहीं ना कहीं कि ज़्यादा नंबर हैं, खुद आयोग को भी लगा कि ज़्यादा नंबर हैं, तो वो सरकार ने 5 कर दिए हैं। और जो विवाहित महिलाएं हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, उनको अभी तक पैतृक पक्ष देखते थे, उनका पेरेंटल माँ बाप का पक्ष देखते थे भाई का, अब उनका ससुराल पक्ष देखेंगे कि उनके ससुराल पक्ष में कोई नौकरी में है या नहीं। तो सारी भर्तियां जो अभी तक विज्ञापित हो चुकी थी और जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई थी वो हमने सरकार को वापस भेज दी और वो नए ही क्राइटेरिया से होंगे। चेयरमैन साहब, ये जो भर्तियां आपने वापस भेजी, इसमें ये पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी या फिर कैनाल पटवारी, ये यही भर्तियां थी? हाँ, इसमें काफी भर्तियां थी जो 9343 थी, जिसमें पटवारी, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव, लॉ ऑफिसर, HVPN, फार्मासिस्ट, स्टेनो की थी, हिंदी ट्रांसलेटर, डिवीजन रेवेन्यू अकाउंटेंट, फीमेल सुपरवाइजर, इलेक्शन कानूगो, इलेक्शन नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव, इस तरह की जो थी ये 9000 से अधिक जो पोस्टें थी जिनका HSSC ने शेड्यूल बना लिया था। फरवरी तक वो सारी परीक्षाएं कराने जा रहे थे। अब ये नए जो क्राइटेरिया आया इसकी वजह से वो वापस कर दी हैं और वो अभी बाद में होंगे। साहब, एक और सवाल जो है वो युवाओं के जहन में है कि जो आपने सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया में जो बदलाव किया है सरकार ने, उसकी जो अधिसूचना जारी हुई है, उसमें आपने ये भर्तियां तो आपने बताया कि 9343 के करीब पदों पर जो एग्जाम नहीं हुआ था वो आपने वापस ले ली, उनको नए सिरे से जो है वो एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा। लेकिन जो भर्ती प्रोसेस में है, यानी अभी जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या पुराना लागू रहेगा या नए क्राइटेरिया के तहत उनको फायदा मिलना है अभ्यर्थियों को? जब से हमारा आयोग गठित हुआ 24 मार्च 21 से, तो हमने 117 कैटेगरी के एग्जाम ले लिए हैं और उनमें से 86 कैटेगरी ऐसी हैं जिनकी हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लिया है। पुलिस की हमारी मेल कांस्टेबल की भर्ती चल रही है, PMT चल रही है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चल रहा है। जितने भी हमने आज तक एग्जाम ले लिए हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ली है, उन पे पहले वाला क्राइटेरिया लागू होगा, ना कि अब। क्योंकि जो हम एडवर्टाइजमेंट में क्राइटेरिया लिख देते हैं, एक बार डिस्प्ले हो जाता है, उसको किसी भी अवस्था में हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज करें तो हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, जैसे आपने अभी PTI और ड्राइंग टीचर का हाल देखा है। ये सिर्फ क्राइटेरिया चेंज करने की वजह से भर्ती क्वैश हुई थी। तो इस तरह से जो एक बार एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया क्राइटेरिया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो अभी सोशल इकोनॉमिक वाला जो सरकार ने फैसला किया है, अमेंडमेंट किया है इसमें, लेकिन अभी इससे जुड़े हुए मामले हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं कि जो सिलेक्शन लिस्ट में मेरिट में जो थे रिटर्न में, वो सोशल इकोनॉमिक में नहीं होने के कारण, उनको उस नंबरों का फायदा नहीं होने के कारण वो पिछड़ गए। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं कि ये एक टेक्निकली इस तरह की दिक्कत थी जिसको ठीक किया जाना जरूरी था? हाँ, ये था कि अगर रिटर्न में वो मेरिटोरियस है बच्चा, उसके पास कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है सोशो इकोनॉमिक के, और पुलिस में तो ये 10 की बजाय 20 थे, हायर क्वालिफिकेशन के भी 10 नंबर थे और सोशो इकोनॉमिक के भी नंबर थे, काफी बड़ा गैप था। तो ये कुछ केस कोर्ट में भी चल रहे हैं और ये कोर्ट में टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि क्राइटेरिया एक बार पहले डिस्प्ले हो चुका था। तो वो जो आवेदक है उसको पता था कि इस आधार पे भर्ती होने वाली है, ये नहीं था कि वो बाद में किया गया, वो तो पहले ही डिस्प्ले कर दिया था, उसी कंसेंट के साथ ही तो उसने फॉर्म भरा था। सर, अभी जो है वो पुलिस की भर्ती का फिजिकल जो है वो कांस्टेबल की भर्ती का चल रहा है, मेल की भर्ती के लिए आप एक फर्जीवाड़ा भी सामने आया है सर, और विपक्ष के नेता, खासतौर पर कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला
काफी निगाह रखते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के हर फैसले पर। वो कह रहे हैं कि एक और फिर फर्जीवाड़ा, हालांकि ये तो कर्मचारी चयन आयोग ने ही एक तरह से पकड़ा है और खुद ही जारी किया है ये जानकारी, लेकिन वो इसको एक और फिर फर्जीवाड़ा बता रहे हैं। देखिए, हमारा मेल कांस्टेबल 5500 मेल कांस्टेबल की भर्ती चल रही है। पहले पीएसटी हुआ, दौड़ हुई उसकी, अब पीएमटी हो रहा है, मेजरमेंट हो रही है, जिसको शारीरिक मापतोल कहते हैं। हमने बहुत से बच्चे जो हैं ऐसे फर्जी पकड़े हैं जिन्होंने की परीक्षा किसी और ने दी थी, तो हमने उनको बायोमेट्रिक से, सीसीटीवी कैमरा और वीडियोग्राफी के माध्यम से पकड़ा है। तो ये तो हमने एक पहल की है कि हमने फर्जी लोगों को पकड़ा है। अगर हम आंख मूंद के उनको इग्नोर करते और ऐसे लोगों को भर्ती होने देते तो समाज में इसका क्या मैसेज जाता। ऐसे गलत मानसिकता वाले लोगों को हमने ना कि सिलेक्शन जोन से हम बाहर कर रहे हैं, उनको पुलिस से गिरफ्तार करवा रहे हैं। और आपको हैरानी होगी कि ऐसे इनोसेंट बच्चे हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि उनका पेपर किसने दिया, उनके स्थान पे दौड़ने के लिए कौन आया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो दलालों के चंगुल में फंसे हुए हैं, नकल गिरोह के, माफिया के चंगुल में फंसे हुए हैं, जो इस बात की आलोचना करते हैं कि एक फर्जीवाड़ा हो गया है। ये फर्जीवाड़ा तो हमने बाहर किया है। हमारा दोस्त तो तब होता है अगर इस फर्जीवाड़े पर हम मिट्टी देते या इसको छुपा के रखते, तो और उन ऐसे असामाजिक तत्वों को आसानी से भर्ती होने देते। इसकी आलोचना थोड़ी, इसका तो कैंडिडेट हैं और समाज के जो जागरूक लोग हैं सोशल मीडिया पे, अखबारों में, उन्होंने इसका स्वागत किया है, भरे पड़े हुए हैं। 100 फोन मेरे पास आए हैं कि चेयरमैन साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये तो स्वागत योग्य फैसला है, आलोचना योग्य नहीं है। ये हर बात पे आलोचना ठीक नहीं होती। खत्री साहब, एक जो है वो अभी कितने जो है वो और पद जो है वो आने वाले समय में 2022 में या 23 में आप भरने की तैयारी कर रहे हैं? चूंकि आपने बताया 9300 के करीब तो अभी एडवर्टीजमेंट आपने वापस ही ली है, इसके अलावा और विभिन्न डिपार्टमेंट से भी आपके पास खाली पदों की सूची होगी, तो कितने कैसे पद हैं जिनके ऊपर युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को मौका जल्द जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से मिलने जा रहा है? और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।